मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से लगातार हमारे पेपर लगे हुए हैं, लगातार आगामी पेपर आपका लगा हुआ है और जिस तरीके से हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से देख रहे हैं कि सारी सिलेबस को हमको कवर करना है, उसी तरीके से उसी मेहनत को आगे बढ़ाते हुए आज हिंदी को हम शुरू से यानी कि स्टार्टिंग से लेके चलेंगे कि हिंदी का नाम हिंदी क्यों पड़ा, हिंदी का नाम हिंदी क्यों पड़ा, हिंदी का नाम किस नदी पर पड़ा, हिंदी में कौन सा प्रत्यय है, हिंदी किस परिवार की भाषा है। समझ रहा है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस को मान्यता कब मिला, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि आप सारी चीजों को आज हम हिंदी से आपको परिचय कराएंगे और उसके बाद लेके चलेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास की तरफ। तो यानी कि आज श्री गणेश यानी हिंदी को हमको शुरू करना है और सारे टॉपिक में आपके जितने रटने वाले टॉपिक है और जितने समझने वाले टॉपिक है, एक एक टॉपिक पर एक एक चीज पर ध्यान देते हुए सारे चीज को यहां से क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, इसी तरह बाबू इसी तरीके से चैनल पे आप बने रहेगा। एक एक चीज पे एक एक क्वेश्चन पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करते हुए एक एक क्वेश्चन पर जितने भी आगामी पेपर में क्वेश्चन बनने हैं उस क्वेश्चन को भी लेके एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, चलेंगे। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी का। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी का नाम हिंदी क्यों पड़ा, रीजन होगा, सबसे बड़ा कारण होगा कि हिंदी का नाम हिंदी क्यों पड़ा। यानी कि सबसे पहले अगर हम जानते हैं कि हिंदी जो शब्द है वो किसकी देन है, ईरानियों की देन है। किसकी देन है, ईरानियों की देन है। यानी कि जब ईरानियों की देन है यानी कि आसपास सिंधु नदी के आसपास क्षेत्र में जब ये आए तो यानी कि वो सिंध को क्या कहने लगे, ये हिंद कहने लगे। बात समझ आ रही है ना? यानी कि ध्यान से सुनिएगा, ये हिंदी शब्द जो है किसकी देन है, ईरानियों की देन है। यानी कहा जाता है हिंदी भाषा का नाम सिंधु नदी से जुड़ा है। जो हिंदी भाषा का नाम है वो किस नदी से जुड़ा है, वो आपके सिंधु नदी से जुड़ा है। एक तो क्वेश्चन करके चलिएगा, किस नदी से जुड़ा है, सिंधु नदी से जुड़ा है। क्योंकि जब वो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे ईरानी लोग, तो वो हा की जगह पर सा की जगह पर हा का उच्चारण करते थे और धा की जगह पर दा का उच्चारण करते थे। बस हमारी इसीलिए आगे चलकर सिंधु नदी के नाम पर ही किसका विकास हुआ, हिंदी भाषा का क्या हुआ, विकास हुआ। यानी हिंदी शब्द के क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हिंदी से आपसे तमाम प्रश्न बनते हैं कि हिंदी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, हिंदी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, बड़ी ई। यानी बड़ी ई का प्रत्यय किसमें लगा है, हिंदी से लगा है। हिंदी किस परिवार की भाषा मानी जाती है, भारोपी परिवार की। किस परिवार की, भारोपी परिवार की भाषा मानी जाती है। उसके बाद हिंदी से आपसे प्रश्न बनेगा कि हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है। यानी दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है आपसे, एक आपसे पूछेगा कि हिंदी दिवस जो मनाया जाता है ये कब से मनाया जा रहा है और कब से इसे मान्यता मिली। यानी मान्यता की अगर बात करेंगे तो 14 सितंबर 1949 से, 1949 से। लेकिन अगर मनाने की बात की जाएगी तो 14 सितंबर 1953 से। यानी कि 1953 से ये मनाया जा रहा है और मान्यता कब मिला था, 14 सितंबर 1949 को। ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद यहीं पे जो प्रश्न और बनते हैं, जो प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देते चलिएगा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था 1975 में कहां हुआ था, नागपुर में। कहां हुआ था, नागपुर में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था, नागपुर में हुआ था। ये बात समझ आ रही है? तो आप देख रहे हैं कि हिंदी से हमने यहां पर 7-8 क्वेश्चन को पढ़ा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आपसे क्या करते हैं, बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जरा बताना भाषा क्या होता है, भाषा क्या होता है, उपभाषा क्या होता है, बोली क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होता है,
राजभाषा क्या होता है, यानी कि यह सबको हमको क्या करना है, जानना है, समझा रहा ना। तो सबसे पहले अगर हम जिक्र करेंगे किसका, भाषा का, ठीक है। भाषा क्या है, तो भाषा की उत्पत्ति किस धातु से माना जाता है, ध्यान से सुनिएगा। भाषा की उत्पत्ति आपके भाष धातु से माना जाता है। किस धातु से, भाषा की उत्पत्ति आपके भाष धातु से माना जाता है, जिसका अर्थ है क्या, जिसका अर्थ है क्या, बोलना, जिसका अर्थ है बोलना, ठीक है। यानी कि भाषा की उत्पत्ति किस धातु से माना जाता है, भाष धातु से माना जाता है, और जिसका अर्थ क्या है, बोलना, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार यहां से बनता है। अर्थात भाषा हमारे विचारों को भाषा हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का एक क्या है, साधन है। यानी भाषा हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का एक क्या है, साधन है। यानी कि हम अपने विचार को आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी आप सामने बैठे हैं, हम अपने बातों को क्या कर रहे हैं, आपके सामने पहुंचा रहे हैं। आज तो डिजिटल व्यवस्था है, कल ऐसी व्यवस्था थी कि हम लोग सामने बैठते थे, लेकिन आज डिजिटल व्यवस्था हो गया, यानी मोबाइल के जरिए हम आपसे भाषा को आदान प्रदान कर रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं। बात सुना रही है, तो ये चीजें समझिएगा, इसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, समझा रहा ना। ये परिभाषा हो गई। आगे आपका आता है, एक पूछा जाता है उपभाषा, ठीक है। उपभाषा ये भी कई बार है, बोली का विस्तारित रूप जिसमें साहित्य की रचना हो, बोली का विस्तारित रूप, बोली का, ध्यान से सुनिएगा, बोली का विस्तारित रूप जिसमें साहित्य रचना हो, जिसमें साहित्य रचना हो, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, यानी बोली का विस्तारित रूप जिसमें साहित्य रचना होने लगे, ठीक है। यानी जिसमें साहित्य रचना होने लगे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपके क्या, उपभाषा कहते हैं, ठीक है। यानी कि भाषा हम लोगों ने पढ़ा ऊपर, अपने बातों को आदान प्रदान, अपने विचारों को आदान प्रदान करना ही क्या हो गया, भाषा हो गया। उपभाषा में हमने पढ़ा बोली का विस्तारित रूप जिसमें साहित्य रचना होने लगे उसे क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। ये बात समझ में आई। आगे आपसे पूछा जाएगा कि बोली क्या है, ध्यान से सुनना। कई बार पूछा जाता है कि बोली क्या है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बोली क्या है। मैंने कई बार बताया है कि जो बोली होती है और जो राष्ट्रभाषा होता है, ठीक है। यानी बोली का मतलब होता है जो एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली वही क्या है, बोली है, समझा रहा ना। यानी उत्तर प्रदेश के निवासी हम लोग हैं, यानी जैसे उत्तर प्रदेश में आपके कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। इस 75 जिले में सारे जिले में अलग अलग क्या है, बोलियां हैं, अलग अलग बोलियां हैं। आप जाओगे पूर्वांचल में जाओगे, गोरखपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, जौनपुर, आजमगढ़, उसके बाद चंदौली, बनारस, ये सब जितने भी क्षेत्र में जाओगे तो इस समय क्षेत्र में क्या बोला जाता है, आपके भोजपुरी बोला जाता है। आप अवध में आओगे तो अवध के जितने भी आसपास के जिले हैं, आपके फैजाबाद हो गया, सुल्तानपुर हो गया, उसके बाद इलाहाबाद हो गया, बाराबंकी हो गया, समझा रहा ना, अंबेडकर नगर हो गया। यानी कहने का मतलब इस क्षेत्र में क्या बोला जाता है, आपका अवधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अवधि। यहां से भी प्रश्न पूछते हैं, एक जिला का आपका नाम दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा बोली बोला जाता है। उसके बाद बोली की और भी बात करेंगे तो जितने भी लखनऊ के आप आगे जाएंगे, लखनऊ के आगे आप कानपुर, बरेली, उसके बाद आपका नेवडा, गाजियाबाद, यानी जितने भी उधर जाएंगे दिल्ली की तरफ, तो आपके वहां की बोलियां कैसी हो जाती हैं, खड़ी बोलियां हो जाती है। ये बात समझा रहे, यानी कहने का मतलब कि एक सीमित क्षेत्र में जो बोला जाता है वही क्या है, बोली है। बात समझ रही है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सीमित क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, हमने बोली दिया है कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो है बोली, वो क्या है, आपका बोली कहलाती है, समझ रहा। उसी पे जिक्र करेगा, आपसे पूछेगा कि राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है। तो राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है, बहुसंख्यक लोगों द्वारा, जब बहुसंख्यक लोगों द्वारा कोई भाषा बोली जाती है वही क्या है, आपका
राष्ट्रभाषा है। बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। ये दोनों में क्या है? आपके परिभाषा बन गई कि बहुसंख्या मतलब बहुसंख्या में जो बोली जाती है वही क्या हो गया? राष्ट्रभाषा हो गया। और सीमित क्षेत्र में जो बोला जाता है वही क्या हो गया? आपकी बोली हो गई। ये दोनों बातें समझ आ रही है? आप अपने से एक लाइन में लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, हो गया। आगे चलते हैं। आगे एक शब्द आपसे पूछा जाता है, राजभाषा। क्या पूछा जाता है आपका भैया? राजभाषा। राजभाषा का मतलब क्या होता है? हमारे संविधान द्वारा स्वीकार की जाने वाली, हमारे संविधान में स्वीकार की जाने वाली जो सरकारी कामकाज होते हैं उसे क्या कहते हैं? राजभाषा। समझा? एक लाइन यहां भी लिख लीजिएगा कि हमारे संविधान द्वारा स्वीकार की जाने वाली हमारे संविधान में स्वीकार की जाने वाली भाषा क्या है? राजभाषा है। ठीक है, तो यह भी कई बार प्रश्न बना है कि हमारे संविधान में राजभाषा किसे कहते हैं? हमारे संविधान में स्वीकार की जाने वाली जो भाषा है इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? यहां से भी कई बार एग्जाम में आपके क्या किए गए प्रश्न आपसे बने, ठीक है? तो कहने का मतलब हम लोग यहाँ पर हिंदी के विकास से बोली भाषा, राष्ट्रभाषा, उपभाषाएं, यहां से भी प्रश्न आपके एक लाइन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा का उद्भव एवं क्रमिक विकास, ठीक है, यानी कि हिंदी जो भाषा का उद्भव हुआ और क्रमिक जो विकास हुआ वो कैसे माना गया है? तो पहले संस्कृत, हिंदी जो आपकी संस्कृत जननी मानी जाती है, संस्कृत का जो विकास हुआ कब? 1500 से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद क्या हुआ? पाली आई। पाली का जो सन है 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक। प्राकृत का क्या था? प्रथम से लेकर 500 ईस्वी तक। उसके बाद अपभ्रंश आया। अपभ्रंश का 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक। उसके बाद हिंदी आई। हिंदी जो मानी जाती है 1000 ईस्वी से अब तक। समझा रहा? तो ये देख रहा है हिंदी भाषा का ये क्या है? उद्भव और क्रमिक क्या है? विकास है। तो कभी कभी आपसे क्रमांक दे देता है क्रमांक से पूछने के लिए, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ठीक है, ये क्या है? क्रमिक आपके विकास माने जाते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि भारतीय भाषा परिवार में बात करेंगे तो पहला आपका आर्य भाषा, दूसरा आपका द्रविड़ भाषा, तीसरा आस्ट्रिक, चौथा आपका चीनी तिब्बती। तो सबसे ज्यादा आपके आर्य भाषा यहां पर बोला जाता है। और आर्य भाषा के अंतर्गत 3 भागों मैंने यहां पे बांटा है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा आपका मध्यकालीन आर्य भाषा, तीसरा आपका है क्या? आधुनिक भाषाएं। ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषाएं के अंतर्गत आपके 3 आते हैं। एक आपका आता है पाली, एक आपका आता है प्राकृत, एक आपका क्या आता है? अपभ्रंश आता है। ये बात समझ आ रही है? तो यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनता। यहां से आपका प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा किस भाषा का बोला जाता है? आपका वो आपका आर्य भाषा। उसके बाद द्रविड़ लगभग 78% बोला जाता है। उसके बाद द्रविड़, उसके बाद आस्ट्रिक, उसके बाद आपका चीनी तिब्बती बोला जाता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये क्रमांक हो गया आपका हिंदी भाषा का उद्भव और क्रमिक आपके क्या हो गए? विकास हो गए। समझा रहा? तो ये देख रहे हैं कि आज के जो ये पहला वीडियो हिंदी का था, यहां से मैंने स्टार्टिंग किया था हिंदी से। हिंदी का आपके ईरानियों की देन है। तो सिंध नदी के नाम पर आपका हिंदी पढ़ा, मैंने स्टार्टिंग में बताया। जितनी सारी चीजें आपको मैंने बताया, या एग्जाम में आपके एक एक प्रश्न क्या करते हैं? बनते हैं। समझा रहा? इसके आगे हमको जो चलना है वो अगले वीडियो में हमको चलेंगे लेकर आपको कि उपभाषाएं के अंतर्गत हिंदी में कितने उपभाषाएं हैं, हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं, और उस उपभाषाएं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं। अब बताऊंगा नहीं, आपको मैं अगले वीडियो में याद कराऊंगा कि उपभाषाएं कितनी हैं, उसके अंतर्गत बोलियां कैसे याद होंगी। ये बात सुना रही है? उसके बाद दिवस कितने आपके, कौन कौन से विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, उसके बाद आपसे
लिपियां पूछी जाती हैं, कौन कौन सी लिपि हैं, ठीक है, जैसे देवनागरी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, गुरुमुखी लिपि है। इस सब के तमाम क्वेश्चन आपके आगे वीडियो में एक एक टॉपिक लेके आपके चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, परिचय हो गया, अगला वीडियो में आपके आगे इससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।